गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अनिल तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, अभी तक हमने क्लास 11 में सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या हैं, जिसमें बेटा हमने मेजर ब्रांच माइनर ब्रांच की बात किया। साथ ही साथ हमने क्या किसके बारे में बात किया, एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात किया। और हमने किसके बारे में बात किया कि भाई एप्लीकेशन के बाद हमने यहाँ पे बात किया कि प्योर सब्सटेंसेस, मैटर, इन सब के बारे में बात किया। मैटर में हमने बेटा फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट से या फिजिकल कंडीशन से, फिर हमने किसके कंडीशन से बात किया, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में हमने क्या किया था, सॉलिड लिक्विड गैस किया था। केमिकल में बेटा हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्योर सब्सटेंस है, दूसरा इम्प्योर जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में बेटा हमने किसके बारे में बात किया, एलिमेंट के बारे में बात किया और कंपाउंड के बारे में बात किया। मिक्सचर में हमने किसके बारे में बात किया, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। साथ ही साथ हमने किसके बारे में बात किया था बेटा, फंडामेंटल यूनिट्स, डायमेंशनल यूनिट। और इन सब के बारे में बात करते हुए हमने किसके बारे में बात किया था, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, हाइपरटेन, हाइपोटेन, इनके बारे में बात किया। और बेटा इसके बाद हम लोगों ने कल बात किया था क्योंकि कुछ बेसिक लॉ होते हैं जो कि किस में अप्लाई होते हैं, केमिस्ट्री में। तो वो बेसिक लॉ में क्या क्या थे, तो बेटा वहाँ पे हमने 5 लॉ आपसे बात किया था। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ क्या था, लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम, जिसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, गै-लुसाक्स लॉ। और फिर क्या था बेटा, अवोगाद्रोस लॉ। तो बेटा आज की वीडियो में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में बात करेंगे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बेटा केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहले दिया किसने, तो बेटा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय लेवोजायर। दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय लेवोजायर। इस लॉ को किसने दिया था बेटा, लेवोजायर ने। किसने दिया था, लेवोजायर। यानी बेटा जो लेवोजायर हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो लेवोजायर ने ही इस लॉ को दिया था और क्या बताया था, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल, ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। किस चेंज में बेटा, फिजिकल और केमिकल चेंज में, चेंजेस द टोटल मास of the reactants is equal to the product। कहा क्या जा रहा है कि बेटा अगर हम कोई फिजिकल चेंज करते हैं या केमिकल चेंज करते हैं, इसमें जब हम चेंज कराते हैं तो जो मास का रिएक्टेंट होता है वो फाइनली किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम दूसरे फॉर्म में यहाँ पे समझें तो हम क्या कह सकते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can change one form to another। सेकंड वर्ड में क्या कहा जा रहा है बेटा कि मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है, बस उस मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये बात तो है। अब बेटा जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, H2O। इसका हमने जब वेट किया तो कितना आया, मान लो 100 ग्राम। वेट कितना है, 100 ग्राम।
इससे क्या मिला बेटा, हमें क्या मिला, मान लो H2, ये क्या है, गैस है, और साथ ही साथ हमें क्या मिला, O2। तो यहाँ इसके नंबर को बैलेंस कर देते हैं। अगर बेटा ये कितनी वैल्यू है, 90 ग्राम, ये कितना है 90 ग्राम, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 10 ग्राम। कहने का मतलब क्या है कि जो एरो के पहले कंपोनेंट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टेंट। और एरो के बाद हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब बेटा रिएक्टेंट की वैल्यू हमने पहले कितना लिया है, 100 ग्राम। अब बेटा प्रोडक्ट, इन दोनों को आप ऐड करें 90 + 10, तो प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा, 100। यानी बेटा रिएक्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, प्रोडक्ट के। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है और इसके बारे में कैसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहेगा कि आप जब किसी भी रिएक्टेंट से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है वो जो अमाउंट होता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात क्लियर है कि भाई ये जैसे भी आप करेंगे इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात क्लियर। अब बेटा सेकेंड वन पे आते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सेकेंड वन क्या आता है बेटा, कौन सा लॉ आता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ। ठीक है, तो सेकेंड वन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब बेटा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये दिया किसने था, सबसे पहले तो इसे दिया था किसने, प्राउस्ट ने। किसने दिया था बेटा, प्राउस्ट। किसने दिया था, प्राउस्ट। अब इन्होंने क्या कहा, अब प्योर केमिकल कंपाउंड always consist of the same elements combined together in a fixed proportion। कहा क्या जा रहा बेटा कि अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है कि अगर आपका जो भी कंपाउंड है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जब भी हम वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन की, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, या जिस भी एलिमेंट की हम प्रोपोर्शन वैल्यू निकालेंगे यानी रेशियो निकालेंगे, तो वो रेशियो क्या आना चाहिए बेटा, वो रेशियो आना चाहिए कि वो उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा जैसे अगर हम C+O2, इससे क्या बनेगा, CO2। अब बेटा अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना है, डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या निकालना है बेटा, डेफिनिट प्रोपोर्शन। तब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से निकालेंगे एटॉमिक मास ऑफ C। भाई कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12, और किसका एटॉमिक मास ऑफ O यानी ऑक्सीजन, इसका कितना है, 16। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2, 32। अब रेशियो आपको निकालना है, तो आप रेशियो निकालेंगे तो यानी क्या करेंगे, C/O करेंगे, और C/O जैसे ही आप करेंगे तो C का क्या है, 12, और O का कितना है, 32। अब बेटा इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 3 जा 12,
4 8 जा 32। तो इसका क्या रेशियो आएगा 3:8। कहने का मतलब क्या है बेटा कि जब हम बात करते हैं कि बेटा जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जिससे जब कोई प्योर कंपाउंड फॉर्म होता है तब वो प्योर कंपाउंड क्या करता है, एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स कंडीशन में क्या करता है, बना रहता है। ये बात क्लियर। और ये जो फिक्स कंडीशन में बना रहता है, ये फिक्स कंडीशन बनाने में इसका जो रेशियो आता है वो भी क्या होता है कि फिक्स होता है। अब जैसे यहाँ पे बेटा दिया गया, तो यहाँ पे क्या दिया गया कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या हो गया कि भाई 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या हो गया 3:8। क्लियर है। अब बेटा चाहे आप जो भी एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें जो रेशियो आएगा, अब जैसे मान लेते हैं हमने क्या ले लिया एग्जाम्पल H2O, वाटर। वाटर में जब हम एटॉमिक मास निकालेंगे am ऑफ H, तो एटॉमिक मास H का कितना होता है 1, और इसके लिए हम क्या निकालेंगे am ऑफ O, क्या आता है भाई 16। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू H की क्या है 2, तो यहाँ से क्या आया 2 और 16। अब बेटा जब H अपॉन O की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/16, और कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 1:8। कहने का मतलब क्या है बेटा कि कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में आप जो भी रेशियो निकालते हैं, अगर वो उस एक कंपाउंड के लिए क्या हो, फिक्स हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। आप कोई भी अनदर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कार्बन के लिए भाई 12 होता है, हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1। तो अब यहाँ कार्बन बाई हाइड्रोजन करेंगे तो 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ से कार्बन एंड हाइड्रोजन रेशियो क्या आया 3:1। ये बात समझ में आ रही। कहने का मतलब क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन सिर्फ ये बताता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट को कंपाउंड फॉर्मेशन में मिलाते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ये बात क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट क्या आता है, थर्ड वन क्या आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या आता है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अब बेटा सबसे पहले ये दिया किसने था, तो किसने दिया था जॉन डाल्टन। किसने दिया था जॉन डाल्टन। किसने दिया था जॉन डाल्टन। अब क्या इस लॉ में क्या इन्होंने कहा, फॉर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बेटा क्या कहा गया कि सिमिलर कंडीशन है किसका, टेम्परेचर एंड प्रेशर का, इफ टू एलिमेंट्स combine to form two or more than two compound, the weight of one of the elements which combines with a fixed weight, of the other in compounds where whole number ratio
बाई वेट। क्या कहा जा रहा है बेटा कि अगर दो एलिमेंट्स को मिलाते हैं, इससे दो या दो से अधिक कंपाउंड बनते हैं, तो इनमें जब हम रेशियो निकालते हैं तो ये जो होल नंबर फॉर्मेशन होता है, तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है कि भाई इनमें जो रेशियो बियर होता है एक एलिमेंट के लिए, वो रेशियो क्या होता है, एक दूसरे से डिसिमिलर भी हो सकता है और सिमिलर, बट जो एक एलिमेंट होगा उसका सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है, अब इसके लिए एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है। जैसे हमने बेटा क्या लिया, हाइड्रोजन और क्या लिया, ऑक्सीजन, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन भी हमने क्या लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब एक कंडीशन में H2O बना। क्यों बना, क्योंकि इस समय हमने क्या लिया, ये 16 और ये क्या लिया 2। तो बेटा इस समय इसको हम जब बैलेंस करते हैं तो ये ऐसे 2H2O बनता है। लेकिन अब इस समय हमने इसकी वैल्यू क्या लिया भाई 2, इसकी वैल्यू हमने क्या ले लिया 32। तब ये क्या बना लेगा बेटा, H2O2। अब बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू H2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ पे सिमिलर कंडीशन है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे बेटा कितना है 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 32। तब अगर हम ऑक्सीजन का रेशियो निकालें फॉर ए के लिए कितना हो गया 16, फॉर बी 32, देन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी 16/32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, सो दैट्स वाई द रेशियो इज 1:2। कहा क्या जा रहा है बेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन में, कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में कहा यह जा रहा है कि अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं, उन दो एलिमेंट से दो या दो से अधिक टाइप के हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें एक एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और दूसरे एलिमेंट का रेशियो क्या रहेगा, डिफर। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा इसके बाद जब हम बात करते हैं तो फोर्थ वन लॉ के बारे में बात करते हैं। अब बेटा हमने अभी तक किसके किसके बारे में बात किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड हमने क्या बात किया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और थर्ड हमने किसके बारे में बात कर लिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब बेटा ये जो तीन लॉ हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद हमारा जो मेन लॉ स्टार्ट होते हैं, जो कि आपको आगे क्लास 12th में भी बहुत काम आते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसमें जो फोर्थ लॉ है, कौन सा लॉ, फोर्थ लॉ, वो क्या है, लॉ ऑफ गैसियस वैल्यू। क्या है बेटा, लॉ ऑफ गैसियस वैल्यू। अब बेटा इसी का जो अदर नेम है वो क्या है, गे-लुसैक्स लॉ। क्या है बेटा, गे-लुसैक्स लॉ। यानी अब बेटा यहाँ पे बस आपको समझना है इस लॉ के बारे में। सबसे पहले बात किसने किया, गे-लुसैक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बात किया और इन्होंने क्या कहा कि एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या डेफिनेट है बेटा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, when gases combine with each other, when gases combine with each other then they, their volume be a simple whole number, simple whole number रेशियो। कहा क्या जा रहा बेटा कि जब डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर पे हम गैसेस को आपस में मिलाते हैं तो उनमें जो वॉल्यूम होता है वो क्या कंटेन करता है, सिंपल रेशियो कंटेन करता है। अब बेटा कहने का मतलब कैसे है ये आपको समझना है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन,
इसको आपस में मिलाया तो क्या बनता है बेटा 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हमने बेटा इसको क्या ले लिया 1 वैल्यूम और इसको भी क्या हमने ले लिया 1 वैल्यूम, तो ये जो बनेगा ये कितना हो जाएगा 2 वैल्यूम, क्योंकि बेटा ये सिंपल रेशियो को कंटेन करता है, ये बात कही गई है। अब दूसरी कंडीशन में, अब अगर बेटा हम दूसरी कंडीशन बात करें कि जिसमें दो डिफरेंट गैसेस में क्या होता है जो रेशियो डिफर होते हैं। अब यहाँ पे तो 1 1 2 हो गया। अब लेकिन अगर हम बेटा नाइट्रोजन, किसके बारे में बात कर रहे हैं नाइट्रोजन, और क्या ले रहे हैं बेटा हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन की हमने क्या ले लिया 1 वैल्यूम और हाइड्रोजन का हमने क्या ले लिया बेटा 3 वैल्यूम, तो इससे जो क्या बनेगा अमोनिया, क्या बनेगा अमोनिया। तो ये भी क्या बनेगा बेटा 2 वैल्यूम। अब ये 2 वैल्यूम कैसे, अब बेटा देखो नाइट्रोजन के फॉरवर्ड प्लेस पर, अभी हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के फॉरवर्ड प्लेस पे जब कोई नंबर ना हो तो हम क्या मानेंगे 1। हाइड्रोजन के फॉरवर्ड प्लेस पे क्या वैल्यू दी है 3 और अमोनिया के फॉरवर्ड प्लेस पे क्या दिया है वैल्यू 2। तो ये जो वैल्यू दी जाती है इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं इसकी गिवन वैल्यू। अब बेटा तो यहाँ से नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1 वैल्यूम हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 3 वैल्यूम हो जाएगा और अमोनिया का क्या हो जाएगा 2 वैल्यूम हो जाएगा। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी गैसेज डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर पर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं बेटा डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेज मिलाते हैं, तो जो गैसेज मिलती हैं ये क्या करती है बेटा जो भी न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन कराती हैं उनका भी जो रेशियो होता है सिंपल रेशियो वो भी क्या होता है फिक्स होता है। ये बात क्लियर। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका क्या, आपका फिफ्थ लॉ बचा और फिफ्थ लॉ क्या है अवोगाद्रोस लॉ। क्या है बेटा अवोगाद्रोस लॉ। अब बेटा जो अवोगाद्रोस लॉ है ये सबसे पहले किसने दिया था अवोगाद्रो ने, किसने दिया था बेटा अवोगाद्रो ने। अब बेटा मैंने आपको किसने क्या कौन कौन से लॉ दिए हैं मैंने और उनके साइंटिस्ट के नाम भी मेंशन कर दिया है ताकि आपको आसानी से याद रहे, ये बात क्लियर है। अब बेटा अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है इसके बारे में आपको समझना होगा। अब बेटा अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है कि एट इक्वल वैल्यूम ऑफ gases at the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। ठीक है, हमने क्या बात किया कि एट इक्वल वैल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहा क्या जा रहा है कि बेटा अगर जो भी गैस लिया जा रहा है, जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन लिया, अब इसका हमने क्या ले लिया 1 वैल्यूम और हमने क्या लिया ऑक्सीजन, इसकी भी वैल्यूम हमने क्या ले लिया 1 वैल्यूम। अब टेम्परेचर हमने मान लो यहाँ पे ले लिया 273 केल्विन, यहाँ पर भी और यहाँ पर। यहाँ पे हमने प्रेशर क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे प्रेशर हमने 1 atm और यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया 1 atm। अब जब बेटा हमने क्या किया कि गैसेस की वैल्यूम फिक्स लिया, टेम्परेचर सेम लिया और प्रेशर सेम लिया, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे क्या होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे बेटा, अब मान लेते हैं यहाँ यानी और यहाँ भी यानी, ये दोनों भी क्या होंगे सेम होंगे। ये बात समझ में आ गई कि अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है बेटा
कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस लेते हैं, किस पे लेते हैं बेटा, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर, तो जो इनमें मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा यहाँ पे आज आपसे अभी तक हमने क्या क्या बात किया, अभी तक हमने आपसे बात किया लॉज ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपसे हमने 5 लॉ के बारे में बात किया, 5 लॉज। 5 लॉ में क्या क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वेपर, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं बेटा, गै-लुसेक लॉ, और फिफ्थ वन क्या था, अवोगाद्रोस लॉ। ठीक है, तो बेटा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बात किया कि अगर बेटा हम किसी भी रिएक्टेंट से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जैसे ही हम बनाते हैं वैसे ही ये क्या करता है कि इसमें जो रिएक्टेंट का मास होता है और जो प्रोडक्ट का मास होता है वो क्या होता है, सेम। ये बात क्लियर। और बेटा साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना होता है, वो क्या समझना होता है आपको कि बेटा जैसे ही आप इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं तो इसमें एक चीज़ आपको और समझना ये होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी करता है कि किसी भी मास को ना तो बनाया जा सकता है ना तो बिगाड़ा जा सकता है, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बेटा इस लॉ को दिया किसने था, इस लॉ को दिया था लेवोजायर ने। किसने दिया था बेटा, लेवोजायर, और लेवोजायर को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये बात समझ में आ गई। दूसरा लॉ क्या था बेटा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में आपको क्या बात करनी होती है कि भाई जैसे ही हम किसी चीज़ को मिलाते हैं तो उनमें जो भी एलिमेंट होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो, अगर वो कंपाउंड कहीं पे भी बने, ये फिक्स नहीं होता कि आप डायरेक्ट मिला के बना रहे हो, किसी से वो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, इससे मतलब ही नहीं है। अगर वो कंपाउंड कहीं पे भी बनेंगे तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, डेफिनिट होगा। अब बेटा इस लॉ को दिया किसने था, इस लॉ को दिया था प्राउस्ट ने। ये बात क्लियर। और थर्ड लॉ क्या आता है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर हम दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं और उससे क्या बनता है बेटा, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म होते हैं, 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म, देन द फर्स्ट एलिमेंट रेशियो विल बी सेम बट द सेकंड एलिमेंट रेशियो विल बी डिफर। कहा क्या जा रहा है बेटा कि जैसे ही हम मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ के बारे में बात करते हैं तो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ में आपको क्या समझना होता है कि अगर हम दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो इससे दो या दो से अधिक टाइप के क्या मिलते हैं बेटा, प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं बेटा, इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन जो सेकेंड एलिमेंट होता है इसका रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। ये बात क्लियर। और इस लॉ को बताया किसने था, इस लॉ को बताया था जॉन डाल्टन ने। किसने बताया था, जॉन डाल्टन। अब बेटा फोर्थ वन क्या आता है, गै-लुसेक लॉ। अब बेटा गै-लुसेक लॉ जिसे हम लोग और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम। तो इसमें क्या आपको याद रखना होता है कि एट डेफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर, किस पर बेटा, डेफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, यानी जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसे हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। एट डेफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी डेफिनिट। यानी बेटा कहा क्या जा रहा है कि अगर हम दो गैसेस को आपस में मिलाते हैं तो जितने अमाउंट में मिलाते हैं तो जो फॉर्म होता है वही उसका क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम फॉर्म करता है। मैंने इसके लिए बेटा आपको 2 एग्जांपल बताया था, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के HCl बनाया था, और साथ ही साथ हमने क्या लिया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के क्या बनाया था, अमोनिया। जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के HCl बनाते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो वॉल्यूम लेते हैं वो क्या लेते हैं, 1 वॉल्यूम, और HCl का वॉल्यूम कितना लेते हैं बेटा, 2 वॉल्यूम। जबकि जैसे ही हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं, जब अमोनिया फॉर्म होता है तो उसमें हम लोग नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना लेते हैं, 1, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या लेते हैं, 3, और इससे जो अमोनिया बनता है इसका वॉल्यूम कितना लेते हैं, 2। और बेटा जो लास्ट वन होता है वो क्या है, अवोगाद्रोस लॉ।
अवोगाद्रो लॉ को दिया किसने था? अवोगाद्रो साहब ने। और इन्होंने क्या कहा था कि बेटा अगर हम किसी भी दो गैसेस के वैल्यूम फिक्स कर दें, टेम्परेचर फिक्स कर दें, प्रेशर फिक्स कर दें, तो इनमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो उनके नंबर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ये बात क्लियर? तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे बेटा जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तब तक बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।